तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में अगर मैं प्रीवियस 2 लेक्चर से बात करूं तो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ करंट। तो अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेनली कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेनली 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब रहा बात कि अगर मैं CBSE क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये 2 आपके सिलेबस में है और केमिकल इफेक्ट जो कि आपका सिलेबस में नहीं है। और हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ये दोनों आपका क्लास 12th में भी है और केमिकल इफेक्ट भी आपका क्लास 12th में है। तो जहां पर अभी अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने लेक्चर नंबर 12 में देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपने देखा होगा और जो भी क्वेश्चन आपको एंड ऑफ द लेक्चर मिलता है आप उसको सोल्व करते आ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या देखा था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आज अपन लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए हेडिंग लगाइए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ का ईच लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका NCERT और HC वर्मा, जहां पर हम ईच क्वेश्चन NCERT का और HC वर्मा का इन्वॉल्व करते हैं। एज यूजुअली जैसा कि हम सभी लेक्चर के एंड में कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें भी हम आपको कुछ हिंट देते हैं और रेस्ट आपको सोल्व करने पड़ते हैं। स्टिल कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन है, वहां से आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और HC वर्मा बुक काइंडली अरेंज कर लो। है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको NCERT और HC वर्मा का भी बुक आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और नोट का भी आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हो गया लेक्चर नंबर 14 क्लास 10 लेक्चर आपका हो गया 14। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं यहां पर आपको फिर से अटेंशन लाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लास्ट लेक्चर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काइंडली उसको आप रिव्यू कर लो, बहुत ही यहाँ पर हेल्प करेगा। और जो भी थोड़ा बहुत लिंक अप होते जाएगा आज के लेक्चर से विथ प्रीवियस लेक्चर, तो हम उनको यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली में है क्या, या सबसे पहले अपन लोग इलेक्ट्रिक पावर समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन एन इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? तो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए पहले ओरली समझने की कोशिश कर लिया, अब अपन लोग धीरे धीरे से लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करेंगे और उसे अपन लोग नोट के तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे। रिटन फॉर्मेट में तो आपको नोट मिल ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम is called as what? Is called as electric power. फिर से आप समझने की कोशिश करना इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आइदर वो कंज्यूम होता हो या प्रोड्यूस होता हो पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। हम 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं या 1 सेकेंड में हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसी को अपन लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब रहा बात
कि फिर आप पूछोगे कि अगर लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में देखा होगा या याद होगा मेमोरी में, तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी आई थिंक आपको यहाँ पर डाउट नहीं हुआ। फिर भी आपको यहाँ पर एक डाउट बनता होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए एक नोट बनाकर आप लोग डाल लीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, तो फिर से आप समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज यूज्ड टू एनर्जी स्पेंट इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किस में, तो इन अ कंडक्टर में, इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो इलेक्ट्रिक, बाय द वे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कशन कर रखा है, तो आप लोग जाके लेक्चर नंबर 12 सर्च कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्च करना और साथ में लगा देना PPDR के से, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो द एनर्जी स्पेंट इन moving electric charge थ्रू किससे, तो कंडक्टर से, थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान से देखते चलना, धीरे धीरे आप ईच कंसेप्ट को समझ जाओगे। वैसे भी यहाँ पर CLE वाइज आपका कंप्लीटली लेक्चर NCERT पर बेस्ड ऑन रहता है, और ईच क्वेश्चन NCERT का और HC वर्मा का यहाँ पर हम इन्वॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है ये समझ गए होंगे। अब रहा बात कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कौन सा, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आता कहाँ से है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली में आता कहाँ से है। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका सेल से प्रोड्यूस होता है या सेल मेंटेन करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सेल। और ये सेल कैसे प्रोवाइड करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस एनर्जी यानी कौन सा एनर्जी, तो दिस एनर्जी इज provided by cell and which converts, कौन सा कन्वर्ट, तो सेल कन्वर्ट्स, which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमने जरा सा आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बता दिया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। अगर आपने लेक्चर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा होगा तो आप यहां से थोड़ा बहुत आइडिया लेकर इलेक्ट्रिक पावर आप समझने की कोशिश कर जाओगे। तो अब रहा बात कि हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है और ये कैसे आता है, किस में, तो सेल में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कोई भी डिवाइस या कोई भी अप्लायंस कितना कंज्यूम करता है या कितना प्रोड्यूस करता है पर यूनिट टाइम में, तो वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो अब रहा बात, चलिए अपन लोग जो टॉपिक पर अपन लोग फोकस अभी कर रहे थे उसी टॉपिक पर अपन लोग चलते हैं। तो कौन सा टॉपिक पर अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पावर पे। तो चलिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर से अपन लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो इलेक्ट्रिक पावर पे अपन लोग आएंगे तो मैं चाहूंगा, अपने पास तो अभी स्पेस फिलहाल नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे रब करके आगे बढ़ सके। तो आई होप आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा।
अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, तो चलिए इरेज करके अपन लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब चलिए अपन लोग फिर से टॉपिक पे आएंगे। कौन सा टॉपिक? तो अपना है इलेक्ट्रिक पावर पर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक एनर्जी समझा रखा था। अब हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या। तो हमने क्या बताया? तो हमने बताया कि एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टाइम में, या एनर्जी कितना कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम में। तो वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 अगर आपने अच्छी तरीके से देखा हुआ तो हमने आपको, या लेक्चर नंबर 13 अगर आपने देखा हुआ तो हमने वहां पर आपको बताया था कि हीट क्या है। तो हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। और हमने लेक्चर नंबर 12 में और लेक्चर नंबर 13 में यह भी समझाया था कि जो भी हम वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, या वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? तो एनर्जी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क इक्वल टू एनर्जी और इक्वल टू हीट, और इक्वल टू हीट। हमने क्या बताया था? या वैसे भी आप अगर थोड़ा बहुत एडवांस के लेवल में प्रिपरेशन कर रहे होगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप समझ सकते हो, अगर आइडियली है तो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और एनर्जी क्या है? इट इज द टाइप ऑफ हीट। या हीट क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पावर क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखना, द अमाउंट ऑफ वर्क, या आप ऐसे समझिए द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। द रेट, यहां पर एक बात मैं फिर से और मेंशन करना चाहूंगा, फिजिक्स में जहां कहीं भी अगर रेट का मतलब आ रहा है या रेट कहीं पर भी आ रहा है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या समझना? बाय डिफॉल्ट आप ये समझना कि टाइम रेट के बारे में वहां पर डिस्कशन हो रहा है। क्या समझना? कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो जहां पर भी द रेट हो तो इसका मतलब हुआ टाइम रेट। समझ गया? तो द रेट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक वर्क done is called as what? तो is called as electric power। इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां पर एक बात फिर नोटिस करना कि हमने ऑलरेडी आपको वर्क डन भी बताया था कि वर्क डन भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन, एक होता है आपका मैकेनिकल वर्क डन। तो मैकेनिकल वर्क डन आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ, जो फर्दर आप क्लास 11th में पढ़ोगे। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक वर्क डन। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो कि आप फर्दर क्लास 12th में पढ़ोगे CBSE के अकॉर्डिंग। या ऐसे आप समझ सकते हो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड, द amount of electric work is done in 1 second is called as क्या? तो called as इलेक्ट्रिक पावर। अब ध्यान से समझना, हम यहां पर अब मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैथमेटिकली समझेंगे, बट जैसा कि ईच क्वांटिटी यहां पर, या ईच क्वांटिटी को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका हम कुछ सिंबल देते हैं। जैसे वर्क डन को हमने क्या सिंबल दिया था? W। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या सिंबल दिया था? V, या जनरल डेल्टा V। सिमिलरली हम यहां पर इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल देंगे P। क्या देंगे? P। तो पावर यानी P। ठीक है? तो पावर क्या है? तो देखो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब P इक्वल टू क्या हो गया? तो P इक्वल टू W, यानी वर्क डन को अपन लोग W से डिनोट करते हैं। तो W इन 1 सेकेंड, तो यानी T क्या हो गया?
यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये अपना क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा होगा कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी क्या है, इट इज द टाइप ऑफ हीट, या हीट क्या है, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। तो हीट का फॉर्मूला आपने क्या देखा होगा, तो हीट का फॉर्मूला आपने देखा होगा, चलिए W यानी वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो हीट अपॉन टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हीट का फॉर्मूला आपने क्या देखा होगा, तो हीट का फॉर्मूला आपने देखा होगा I² RT, बिल्कुल देखा होगा आपने लास्ट लेक्चर में। और नीचे में क्या है, तो नीचे में अपना T है। तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप देखते हो तो क्या देख रहे हो कि यहां पर भी एक T है और यहां पर भी एक T है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली P का क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो फाइनली P का फॉर्मूला देखिए, ये P का फॉर्मूला क्या निकला, I² R, T तो है नहीं, तो P इक्वल टू क्या हुआ, I² R, क्या निकला P का फॉर्मूला I² R। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हुआ, आपको ये याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सोल्व करने को मिलेगा अगर ये आप फॉर्मूला को याद रखते हो तो। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराऊंगा, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, क्या ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, तो फ्रॉम ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, तो V इक्वल टू IR, क्या पढ़ा होगा, तो V इक्वल टू IR पढ़ा होगा, ठीक है। तो गौर करके देखिए, क्या देखेंगे, अगर मैं आपसे I पूछूं तो क्या होगा यहां पर, तो I इक्वल टू V अपॉन R होगा क्या, बिल्कुल होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहां पर अगर मैं I का वैल्यू अगर पुट कर देता हूं क्या, तो V बाय R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I के बदले में आपको डालना है V अपॉन R, तो V अपॉन R। यहां पर आप इसमें कंफ्यूजन मत होना कि हमने यहां पर स्मॉल सिम कैपिटल R लिया है यहां पर, और यहां पर स्मॉल r लिया है, ये तो हमने रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी यहां पर हमने स्मॉल लिया है, यहां पर कैपिटल R लिया है, जैसे आप रेजिस्टेंस को डिनोट करते हो, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² है, तो V अपॉन R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू R। तो यहां पर देखिए क्या हो जा रहा है, V² बाय R² इंटू R, तो एक R से यहां पर R कैंसिल हो गया, तो P का फॉर्मूला क्या मिला, P का फॉर्मूला मिला V² अपॉन R, क्या मिला, V² अपॉन R। तो कहने का मतलब अगर हम P का एक और फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या V² अपॉन R लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी आपका एक फॉर्मूला I² R हो गया और एक फॉर्मूला आपका V² अपॉन R हो गया। अब यहां पर फिर से गौर करके देखिए, क्या देखें, यहां पर V इक्वल टू क्या होता है, तो यहां पर आप देख रहे हो V इक्वल टू IR होता है। तो यहां पर आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि P इक्वल टू क्या है, तो I² R है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक I से हमने यहां पर निकाल दिया और R तो यहां पर है, बट स्टिल यहां पर एक I बचा हुआ है, तो I हमने लगा दिया, और इस IR को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस IR को हम भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या मिलकर हमें बना, तो देखो P का फॉर्मूला IR इक्वल टू V और यहां पर I है, तो P इक्वल टू क्या मिला, P इक्वल टू V इंटू I मिला। तो हम कहीं ना कहीं P का एक और फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मिला अपने को, V इंटू I मिला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का ये तीन फॉर्मूला आपको मिला। तो कभी भी IR के टर्म में अगर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो I² इंटू R। अगर V R के टर्म में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, तो V² अपॉन R। अगर V और I के रिस्पेक्ट में अगर आपसे इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, V इंटू I बताना है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर का कुछ फॉर्मूला हुआ डिफरेंट फॉर्मेट में, तो इसे आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का बेस्ड ऑन NCERT और SC वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई
थिंक आपने यहाँ तक अगर समझ गया है तो आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि हम अब आगे बढ़ेंगे, पावर का यूनिट्स वगैरह क्या है वो अपन लोग देखेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका आइदर स्नैपशॉट ले लो या पॉज का बटन दबाकर आप इसे कंप्लीट कर लो। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर इसे कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, तो चलिए इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर क्या है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू क्या होगा, तो P इक्वल टू अगर मैं देखता हूं तो P इक्वल टू होता है W अपॉन T होता है। क्या होता है, W अपॉन T। एंड वर्क का क्या यूनिट होता है, अगर मैं पावर का यूनिट बनाना चाहूंगा तो वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखना, तो हम यहां पर किस में यूनिट ड्राइव कर रहे हैं, तो हम यहां पर यूनिट डिराइव कर रहे हैं एसआई यूनिट में। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग एक न्यू नाम दे देते हैं। क्या एक नया नाम दे देते हैं, तो इसी को अपन लोग वाट बोलते हैं। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो जूल पर सेकेंड बोलो या सिंपली वाट बोलो, तो ये क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया। अब ध्यान से देखना कि इट्स का सिंबल जैसे करंट का सिंबल, जैसे करंट यानी आई का सिंबल यूनिट का, किसका, तो यूनिट का कैपिटल ए होता था, यानी करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और उसका सिंबल क्या होता है, तो उसका सिंबल कैपिटल ए होता है। देखो सिंबल भी आपका एक यूनिट का सिंबल होता है, एक क्वांटिटी का सिंबल होता है। तो यहां पर ये क्या है, क्वांटिटी का सिंबल, और यहां पर इस जूल का मैं सिंबल लिखना चाहूंगा। तो इसका इट्स सिंबल इज किसका, तो पावर का, कैपिटल डब्ल्यू। इसका यूनिट क्या है, तो कैपिटल डब्ल्यू है। किसका, तो वाट का। अब रहा बात कि कैपिटल डब्ल्यू ही क्यों, स्मॉल डब्ल्यू भी तो डाल सकते थे, नहीं। तो याद रखना कि हम यहां पर कैपिटल इसीलिए लेते हैं कि अगर कोई भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है और या इन्वेंट करा है, अपने नेम के ऑनर पर अगर रखा जाता है, तो वहां पर कैपिटल लेटर में शो करा जाता है। किसमें शो करा जाता है, कैपिटल लेटर में। अगर वो सिंपली यूनिट हो किसी क्वांटिटी का, तो उसे हम लोग जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है तो उसका हम कैपिटल लेटर का लेते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए इस सिंबल इज कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब रहा बात कि ये कैपिटल डब्ल्यू जैसे हमने अभी बता दिया कि ये किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा होगा। अब रहा बात किसने इसको डिस्कवर करा था, तो इट्स नेम ऑन द ऑनर ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट नेम्स एज जेम्स वाट्स। तो इट्स नेम इज ऑन द ऑनर ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट क्या चीज, ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स वाट। कितने से कितने में, तो 1736 से 1819 इनका लाइफ पीरियड रहा। किसका, तो जेम्स वाट का। अब रहा बात जेम्स वाट का, ये तो लाइफ पीरियड रहा। इनका आप पॉपुलर इन्वेंशन भी पढ़ा होगा, या आगे चलकर आप इंजीनियरिंग लेवल पर भी या क्लास 12th में भी या आप बीएससी लेवल पर भी आप पढ़ोगे कि स्टीम इंजन। तो जेम्स वाट ने ही स्टीम इंजन को डिस्कवर करा था, जो कि बहुत पॉपुलर है, फेमस फॉर स्टीम इंजन, ठीक है। कौन, तो जेम्स वाट फेमस किसके
इन्वेंशन पर हुआ था? तो स्टीम इंजन के इन्वेंशन पर हुआ था। अब रहा बात, ये तो हमने इन्वेंशन पर चला गया। चलिए, ये जो पावर का यूनिट है क्या, तो वाट है, जिनका हमने सिंबल लिया कैपिटल डब्ल्यू। ये वाट क्या है, ये वाट बहुत ही स्मॉल यूनिट है। वाट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो भाई बिग यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बिग यूनिट बनाने के लिए कुछ इसमें मल्टीप्लायर ऐड कर देते हैं या कुछ अनदर यूनिट होता है। तो बिग यूनिट को बनाने के लिए हम लोग किलोवाट लेते हैं या मेगावाट लेते हैं, तो वो सब इनका कुछ बड़ा सा यूनिट हो गया। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, बिगर वाट यूज करेंगे। तो इन एक्चुअल वी यूज व्हाट, तो वी यूज लार्जर यूनिट ऑफ पावर, लार्जर यूनिट ऑफ पावर क्या चीज, तो किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट। ठीक है, इसको जनरली अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो जब स्मॉल के और कैपिटल डब्ल्यू हो तो ये राइट फॉर्मेट हुआ लिखने का। अगर कैपिटल के होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि किलो हमेशा स्मॉल के में लिखा जाता है। फिर मेगा हो तो वहां पर कैपिटल एम, क्योंकि सफिक्स प्रफिक्स आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो वहां पर आपको कंप्लीट इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखो कि स्मॉल के स्टैंड फॉर किलोवाट, जैसे स्मॉल म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो, तो सिमिलरली जैसे कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मेगा। तो यही सब कुछ सफिक्स हैं, कुछ प्रीफिक्स हैं। ये अगर मैं 1 वाट सिंपली पूछना चाहूंगा तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो सकता है, तो देखो 1 कैपिटल डब्ल्यू 1 वाट, तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो वाट का सिंपली वाट इक्वल टू होता क्या है, तो सिंपली वाट इक्वल टू आपका होता है जूल्स पर सेकेंड। तो अगर एक जूल का एनर्जी, एक जूल्स का एनर्जी आइदर कंज्यूम कोई डिवाइस करता है या प्रोड्यूस करता है, कितने समय में, तो 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इज कॉल्ड एज 1 वाट। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 वाट या डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, तो इफ अ डिवाइस और इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कंज्यूम और प्रोड्यूस 1 जूल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इज कॉल्ड एज 1 वाट। तो ये रहा 1 वाट का कुछ कंसेप्ट। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने यहां पर ये जो किलो वाट बताया, तो देखो 1 किलो वाट को हम ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1000 वाट, 1000 वाट, या इसको अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो 1 किलो वाट ऐसे लिख सकता हूं। 1 किलो वाट को हम लोग जनरली वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, 1000 वाट इक्वल टू हो गया 1 किलो वाट। इसको सिंबॉलिकली अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग आपको कुछ नोट्स बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही लॉजिकल आपको सोचना है। क्या लॉजिकल सोचना है, तो लॉजिकल आपको यह सोचना है कि देखो किसी बल्ब पर आप देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो उस पर आप देखोगे कि 60 वाट का बल्ब रहता है, ठीक है, और कोई बल्ब आपको 100 वाट का बल्ब रहता है। तो उस पर आप जरा सा ध्यान देना कि अगर कोई बल्ब 60 वाट का है और कोई बल्ब 100 वाट का बल्ब है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और उसका क्या रीजन है। ध्यान से समझना है कि विच बल्ब विल ग्लो मोर एंड व्हाई, 100 वाट बल्ब और 60 वाट बल्ब। तो ध्यान से देखना, कहां पे मैं समझा दूं, चलिए यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो एक हमने लिया 60 वाट का बल्ब और एक हमने लिया 100 वाट का बल्ब, ठीक है। बल्ब हमने लिया, कौन सा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया। तो कौन सा बल्ब, विच वन विल ग्लो, विच वन विल ग्लो मोर एंड व्हाई।
एंड वाई। ठीक है, तो देखो इसका क्या सिंपली रीजन हो सकता है कि कौन सा बल्ब 60 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और उसका क्या रीजन हो सकता है। तो आंसर होगा देखो 60 वाट का बल्ब मोर ग्लो करेगा या मोर लाइट देगा एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब। व्हाई, तो आप समझने की कोशिश करना। एज P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू आपने देखा होगा, P इक्वल टू देखो I स्क्वायर R होता है, या ऐसे लिखिए I स्क्वायर R होता है, या V इंटू I होता है, या V स्क्वायर बाय R होता है, V स्क्वायर बाय R होता है। तो देखो जनरली जो अपने डोमेस्टिक वायरिंग में या डोमेस्टिक सर्किट में क्या आपने को मालूम रहता है, जनरली अपने को डोमेस्टिक वायरिंग में या डोमेस्टिक हाउस या डोमेस्टिक सर्किट में जनरली अपन लोग को पोटेंशियल दिया रहता है कि इतना वोल्टेज अपने हाउस को मिला पावर लाइन से या पावर सोर्स से। ठीक है, तो मान के चलिए कि 220 वोल्ट मिला। तो ठीक है, अब रहा बात कि हमने आपको बताया था कि हीटिंग एलिमेंट में कि H इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर आर टी हमने आपको बताया था। क्या H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी बताया था। तो हमने ये बताया था कि जो कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है। हमने आपको क्या बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जो कंडक्टर जितना उनके पास रेजिस्टेंस होता है या जिस कंडक्टर के पास जितना रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर से हीट उतना ही प्रोड्यूस होता है। और हीट जब मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा या हीट हाई प्रोड्यूस होगा तो हीट क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। हीट क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो देखो H जिसका हाई होगा किस कंडक्टर का, तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा। ठीक है, तो हीट जब मैक्सिमम या मोर प्रोड्यूस होगा कब, जब उनका रेजिस्टेंस मोर हो। तो हीट मोर प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स वो इमिट करेगा क्या, लाइट इमिट करेगा। अब गौर करके देखो कि हमने क्या बताया कि पावर, कहने का मतलब क्या कि वो बल्ब ज्यादा ग्लो करे, वो बल्ब क्या करे, ज्यादा ग्लो करे। तो यानी पावर को मैक्सिमम होना है, पावर को क्या होना है, मैक्सिमम होना है। तो पावर कब मैक्सिमम होगा, तो देखो पावर देखो किसके किसके रिस्पेक्ट में, तो अपने को पोटेंशियल ही मालूम रहता है, डिवाइस का रेजिस्टेंस तो अपने को मालूम रहता है, तो डिवाइस का रेजिस्टेंस तो अपने को मालूम रहता है। तो रेजिस्टेंस अगर लो होगा, रेजिस्टेंस अगर लो होगा तभी तो पावर हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो पावर हाई होगा। तो रेजिस्टेंस किसका, जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसका पावर हाई होगा, या ऐसे आप समझो ना कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पावर हाई कब होगा, जब रेजिस्टेंस लो होगा, पावर हाई होगा जब रेजिस्टेंस लो होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कहीं ना कहीं ये मतलब हुआ कि पावर हाई है तो कहने का मतलब 100 वाट का क्या होगा, 100 वाट यानी पावर हाई है तो इनका रेजिस्टेंस लो होगा। इनका जब रेजिस्टेंस लो होगा तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, और हीट अगर कम प्रोड्यूस होगा तो वो लाइट कम देगा, वो क्या देगा, लाइट कम देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर चलिए यहां पर अपन लोग समझ लेते हैं कि हाई पावर डिवाइसेस हैव लो रेजिस्टेंस। क्यों, देखो रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो पावर हाई होगा। तो यानी 100 वाट के बल्ब के पास रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो हाई पावर डिवाइसेस हैव लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम है तो हम लोग क्या जानते हैं कि उनका डिवाइस से या उस डिवाइस से हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। अरे बाबा ऐसे देखना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर R लो होगा तो हीट भी लो होगा, R लो होगा
तो हीट भी लो होगा, और जब हीट लो होगा तो वो ग्लो बहुत कम करेगा। अब जब वो ग्लो कम करेगा तो अपने को क्या महसूस होगा, अपने को ये महसूस होगा कि 100 वाट का बल्ब उतना लाइट नहीं दे रहा एज कंपेयर टू 60 वाट बल्ब। तो 60 वाट बल्ब ग्लो मोर, 60 वाट बल्ब ग्लो मोर। तो आई थिंक आप ये नोट्स को भी या ये कंसेप्ट को भी आप इजी तरीके से कैचअप कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो अब अपन लोग चलेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देंगे, उन पर क्या उसका रेटिंग रहता है वो अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट या पॉज का बटन दबाकर कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसे इरेज करके अपन लोग बढ़ते हैं अप्लायंस पर उनका क्या रेटिंग रहता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए टॉपिक लगाइए पावर वोल्टेज रेटिंग अप्लायंस। पावर वोल्टेज रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो जनरली देखो अपने इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिजाइन करा जाता है या मैन्युफैक्चर करा जाता है वो जनरली 220 वोल्टेज पर जनरली वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिजाइन करा जाता है या मैन्युफैक्चर कराया जाता है। तो सबसे पहले अपन लोग ट्यूब लाइट को देखते हैं। क्या चीज? ट्यूब लाइट को अपन लोग देखते हैं। ट्यूब लाइट जनरली कितने वाट का होता है? तो जनरली 40 वाट का होता है। वो कितने वोल्टेज पर वो वर्क करता है? तो वो जनरली 220 वोल्टेज पर वर्क करता है। तो ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है V इंटू आई। क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू आई। जब पावर दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो जनरली उस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो 40 वाट का है, 220 वोल्ट का है, तो उनसे करंट 0.18 एम्पियर फ्लो करेगा। कितना? 0.18 एम्पियर फ्लो करेगा। दूसरा अपन लोग एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जनरली बल्ब ले लेते हैं। अगर एवर रेडी का बल्ब हमारे पास है, वो हमने देखा कि वो 60 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है? 60 वाट का बल्ब है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप जिसे आप जनरली बोलते हो, लैंप, वो कितना वाट का रहता है? मान लो 60 वाट का जनरली अगर रहता है, कितने पर डिजाइन करा गया रहता है? 220 वोल्ट पर जनरली डिजाइन करा गया रहता है। तो देखो पावर कितना हो गया? 60 वाट। वोल्टेज कितना है? 220 जनरली डिजाइन ही करा गया रहता है। तो उस सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ? तो उस सर्किट से 0.27 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तीसरा चलिए अपन लोग एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेडियो ले लेते हैं। चलिए क्या ले लेते हैं? रेडियो। रेडियो, रेडियो कितने वाट पर जनरली डिजाइन करा गया रहता है? तो 80 वाट का वो जनरली डिजाइन करा गया रहता है। और वो कितने वोल्टेज पर डिजाइन करा गया रहता है? तो वो 220 वोल्ट पर जनरली वो डिजाइन करा गया रहता है। तो क्या हो जाएगा? 220 80 यानी 0.36 एम्पियर इतना करंट उस सर्किट से फ्लो करेगा। चौथा अपन लोग फैन जनरली ले लेते हैं। फैन कितने वाट का जनरली होता है? तो फैन जनरली आपका आजकल के तो मॉडर्न फैन 80 वाट का होता है, बट फैन जनरली 100 वाट का होता है। तो फैन कितने वाट का होता है? तो फैन आपका 100 वाट का होता है। कितने पर डिजाइन करा गया रहता है? 220 वोल्ट पर। तो कितना करंट इनसे फ्लो करा? तो इनसे करंट 0.45 एम्पियर फ्लो करा। अब चलिए अपन लोग फैन के बाद देख लेते हैं टेलीविजन। वो भी बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, टीवी। वो कितना वाट का जनरली रहता है? वो जनरली आपका 120 वाट का रहता है। कितने पर डिजाइन करा गया है? 220 वोल्ट पर डिजाइन करा गया रहता है। तो कितना हुआ?
एक जीरो से जीरो कट गया 4। तो जनरली ये आपका 0.54 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। इसके बाद एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि वो भी बहुत पॉपुलर है, रेफ्रिजरेटर है, जिसे अपन लोग फ्रीज कहते हैं। तो फ्रीज कितने का है, यानी रेफ्रिजरेटर कितने का होता है, लगभग वो 150 वाट का होता है। वो कितने पर डिजाइन करा गया रहा था, 220 वोल्ट पर। तो कितना हो गया इनका करंट, ये ड्रॉ करेगा, ये करंट ड्रॉ करेगा 0.6 जा, हाँ, तो 0.68 एम्पियर लगभग में ये करंट ड्रॉ करता है। फिर आप लोग जनरली कपड़े को जो आप लोग इस्त्री करते हो, यानी इलेक्ट्रिक आयरन, वो आपका 750 वाट का रहता है, यानी इलेक्ट्रिक आयरन कितने वाट का, तो 750 वाट का रहता है। 750 वाट का 220 वोल्ट पर डिजाइन करा गया रहता है। कितना हो गया ये आपका हो गया 3 जा, हाँ, तो 3.4 एम्पियर, तो 3.4 एम्पियर। फिर आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, वो जनरली आपका 1000 वाट का होता है। फिर आप देखोगे कि इमर्सन रॉड होता है, वो जनरली आपका 1500 वाट का होता है। फिर आप देखोगे कि एक इंडक्शन हीटर होता है, जो जनरली आपका 2000 वाट का होता है। कितना का, तो 2000 वाट का। फिर आप देखोगे कि वॉशिंग मशीन, वो कितने वाट का होता है, तो वो आपका जनरली 3000 वाट का रहता है। कितना, तो 3000 वाट का होता है। तो आयरन हो गया, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, मैं सारे को लिख देता हूं कितने वाट का जनरली होता है। इलेक्ट्रिक हीटर, इमर्सन रॉड, वॉशिंग मशीन 1000 वाट का, 1500 वाट का, 3000 वाट का, 220 वोल्ट, 4.5 एम्पियर का, 6.8 एम्पियर का, 13.4 एम्पियर का करंट जनरली ड्रॉ करता है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर आप 220 वोल्टेज जो कि आपको डोमेस्टिक सर्किट में या डोमेस्टिक एरिया या रूरल एरिया में जो कि आपका 220 वोल्टेज मिलता है, तो वहां पर अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप यूज करते हो तो इतना एम्पियर वाला वायर आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज वायर क्या हो जाता है, वायर आपका ब्रेक हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आपको अगर वॉशिंग मशीन लगाना है, जनरली 3000 वाट का होता है, 220 वोल्ट पर वो जनरली वर्क करता है। तो वो जो वायर आप यूज करोगे किसके लिए, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या वॉशिंग मशीन में, तो वो जनरली कितना करंट विथ स्टैंड होना चाहिए, तो वो 13.4 एम्पियर का करंट आपको विथ स्टैंड उससे होना चाहिए, तभी वो वायर आपका यूजफुल रहेगा। किसके लिए, तो वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये तो था कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर और वोल्टेज रेटिंग कुछ हमने दे दिया। अब चलिए अपन लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले एससी वर्मा के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपन लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपन लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनका कुछ हिंट देखते हैं और लेक्चर को एंड कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसे रब करके एससी वर्मा की न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ें। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो अब चलिए अपन लोग एससी वर्मा के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर कुछ प्रॉब्लम देंगे जिसमें हम यहाँ पर हिंट भी उन सभी क्वेश्चन का दे दूंगा और रेस्ट आपको सोल्व करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एससी वर्मा का क्वेश्चन लूँगा। तो सबसे पहले वर्कआउट प्रॉब्लम देख लेते हैं या सोल्व प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सोल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 23 यानी HCV का
सोल्व प्रॉब्लम, सोल्व प्रॉब्लम, सोल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये दिया गया है कि कैलकुलेट द वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉ 5 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्टेज। तो कहने का मतलब आपसे पावर पूछ रहा है, क्या होगा, क्या होगा। वोल्टेज आपको दे दिया गया है 220 वोल्टेज और करंट आपको दिया गया है 5 एम्पियर का। तो P इक्वल टू क्या होता है? तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो कहने का मतलब 220 इंटू 5, जो भी आंसर आए तो देखो 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, इतना वाट का पावर इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है वो भी देख लेते हैं। सोल्व प्रॉब्लम में अभी एचसी वर्मा का देख रहे हैं। ए बल्ब ड्रॉ 24 वाट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट, फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्टेज, नेग्लेक्ट हीटिंग रेजिस्टेंस। कहने का मतलब कि एक बल्ब है जो कि 24 वाट पर वर्क करता है, या 24 वाट का वो बल्ब डिजाइन करा गया है। कितने वोल्टेज पर? तो 12 वोल्टेज पर। तो कह रहा है कि फाइंड द पावर, पावर बताओ जब वो 6 वोल्टेज पर वो वर्क करता हो। तो यहां पर वो P बताइए। क्या हम कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाय R होता है। जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। तो देखो पावर दे रखा गया, पावर कितना है? 12। 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इंटू, सॉरी यहाँ पे तो 24 वाट का दे रखा गया ना, 24 वाट का, तो 12 स्क्वायर अपॉन R। तो R इक्वल टू क्या होगा जनरली? R इक्वल टू देखो 12 का स्क्वायर अपॉन 24, यानी 12 इंटू 12 अपॉन 24। तो 12 2 जा 2 6 जा। कहने का मतलब R का वैल्यू आपको 6 वोल्टेज मिला। ठीक है, सॉरी 6 ओम मिला, 6 ओम मिला। ठीक है, तो यानी वो जो बल्ब है वो उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, क्योंकि वही बल्ब को अभी 6 वोल्टेज पर भी वर्क करना है। तो वो कितना पावर ड्रॉ करेगा? तो देखो, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पावर इक्वल टू इस कंडीशन में तो P इक्वल टू क्या हो जाता है? तो V स्क्वायर बाय R। तो V कितना है? तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो यानी 6 कट गया तो एक बचा 6 वाट। तो कहने का मतलब जब वो 6 वोल्टेज पर उस बल्ब को वर्क करना है तो पावर कितना ड्रॉ करेगा? वो पावर 6 वाट का ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या 25 में दिया गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर अ टाइम T। देखो 2 आइडेंटिकल रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, वो सीरीज में ज्वाइन करा गया है। तो उस दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उस दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी R ऑफ S में लिख सकता हूं क्या? यानी टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो 2R। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है कुछ टाइम के लिए, जो टाइम दिया गया है T। सॉरी, ये तो कह रहा कि इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये तो लास्ट लेक्चर में शायद हमने नहीं करा था। चलिए आज ही देख लेते हैं। तो देखो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो H1 मान लेते हैं। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाता है? तो I स्क्वायर RT। तो देखो I स्क्वायर R क्या हो जाएगा? इंटू 2R इंटू T। ठीक है, तो कहने का मतलब 2I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, तो ये तो रहा पहला कंडीशन में जब हमने रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करा है। अब वही रजिस्टर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम टाइम के लिए हम जब यूज करते हैं तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो देखो, तो R ऑफ P इस बार टोटल रेजिस्टेंस जब रजिस्टर को पैरेलल में ऐड करा गया है तो R ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो R इंटू R अपॉन R प्लस R। कहने का मतलब जब दो रजिस्टर R का हो उसको पैरेलल में अप्लाई करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? तो R इंटू R अपॉन R प्लस R।
तो यानी R/2 होगा। तो इस कंडीशन में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो मान लिया H2। तो क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर व्हेन करंट इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन एंड टाइम इज गिवन। तो I² RT। तो देखो I² होगा R क्या, तो वहां का रजिस्टर, तो क्या है, तो R है, यानी R/2 इंटू T। यानी इस कंडीशन में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, यानी I² RT/2। तो जब हम हीट पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में देखते हैं, यानी H1/H2 जब करते हैं, तो क्या देख रहा हूं, यानी 2I² RT/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब H1/H2 = 4। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका यही मतलब निकलता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा सीरीज कंडीशन में, वो हीट प्रोड्यूस होगा पैरेलल टाइम में, जब रजिस्टर को हम पैरेलली ऐड करते हैं, उनके 4 टाइम्स के मल्टीपल के इक्वल हीट प्रोड्यूस हुआ। मतलब नहीं समझे, यानी अगर मान लो हीट 4 जूल का प्रोड्यूस होता है जब सीरीज कंडीशन में हमने अप्लाई करा, तो जब हम पैरेलल कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो वहां पर हीट कितना प्रोड्यूस होगा, 1 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। यानी 4 टाइम्स हीट कम प्रोड्यूस होता है पैरेलल में विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज में, जब हम सीरीज और पैरेलल में एड अप करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ए बल्ब इज रेटेड 40 वाट, यानी P दे दिया गया है 40 वाट का, ठीक है। वोल्टेज भी आपका दे दिया गया, V भी आपका 220 वोल्ट पर वो वर्क करता है। तो फाइंड द करंट ड्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो यानी करंट आपसे पूछ रहा है क्या हुआ। तो P = क्या जानते हो आप, V × I जानते हो। तो P आपको दिया गया है 40, V आपको दिया गया है 220 × I। तो I = क्या हो जाएगा, 40/220, जो भी एम्पियर होगा वो एम्पियर करंट। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी। 27 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। कहां पर बता दूं, चलिए 27 नंबर दूसरा कलर से अपन लोग देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, सारे SC वर्मा का है। तो ए बल्ब इज रेटेड 60 वाट, यानी P आपका दिया गया है 60 वाट, ठीक है। 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन, यानी R आपसे पूछ रहा है। तो देखो P = क्या होता है, V²/R। तो P दे दिया गया है, V आपको यहां पर है, R आपको फाइंड करना है। तो यहां से आप R फाइंड कर लो इजी वे में। 220 का स्क्वायर अपॉन R = 60 वाट, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया गया है कि व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप 190 वोल्ट। तो जब यानी यहां पर P2 हो जाएगा, यहां पर P1 हो जाएगा। अब रहा बात P2 कितना हो जाएगा, तो 190, यानी 192, ठीक है। तो पावर पूछ रहा कितना कंज्यूम होगा। तो R तो देखो कोई भी अगर बल्ब लोगे या हीटर लोगे तो रेजिस्टेंस उसका तो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस यहां से मिल गया, तो देखो पावर आपको मालूम है, रेजिस्टेंस आपको मालूम है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे रहा है कि कितना करंट पास करेगा। तो जो भी रेजिस्टेंस यहां पर मिला, तो देखो P = क्या होता है, V²/R। तो यहां पर V क्या हो जाएगा, 190² अपॉन, मान लो यहां का जो वैल्यू निकला X मिला, ठीक है, इक्वल टू आपको P2 मिला। तो यहां से आपको P2 मिल जाएगा, जो भी आपको मिले P2। तो X का यहां से वैल्यू आप डाल दोगे तो यहां से आपको P2 मिल जाएगा, ठीक है, P2 आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द करंट। पहला क्वेश्चन था पावर कितना होगा, तो पावर आपने बता दिया, करंट कितना होगा। तो V = क्या होता है, V = होता है IR। तो V आपको 192 है, I आपको निकालना है, R आपको मिल गया है, जो कि X का वैल्यू यहां पे पुट करोगे। तो यहां से आई थिंक I भी आपको निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी आप समझ गए हैं। अब चलिए अपन लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। SCB का एक्सरसाइज अपन लोग देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या कहता है कि ए बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, करंट आपको दे दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखो 22 में आपको भी दिया गया है, आई आपको दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर एंड रेजिस्टेंस, पी आपसे पूछा, तो पी इक्वल टू क्या होता है, भी इंटू आई, तो पावर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस भी आपसे पूछ रहा है, तो जब भी आपको मालूम है तो भी इक्वल टू आई आर होता है, तो इनसे आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको फिर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, भी स्क्वायर बाई आर, तो पी आपको मिल गया रहता है, भी आपको दे दिया गया है, आर आपको यहां पर मिल जाएगा यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 22 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, बनाना नहीं बनता है तो हम हैं ही यहां पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब। अच्छा, इसमें भी वही है, सेम कंडीशन, पी दिया गया है, भी आपका दिया गया है, तो आर आपसे पूछ रहा है, तो वही भी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला लगा देना, मिल जाएगा। 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू अ बल्ब रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। कहने का मतलब आपसे आई पूछ रहा है क्या होगा, पी आपको दे दिया गया है, भी आपको दे दिया गया है, तो सिंपली पी इक्वल टू आई भी होता है, तो पी मालूम है, भी मालूम है, आई यहां से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको बन जाना चाहिए आई थिंक। 25 क्या कह रहा है, 2 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है 10 ओम एंड 20 ओम, ज्वाइन करा गया है सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट आप निकाल लेना 30 है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, कहने का मतलब 25 में आपको आर आपको मालूम है, आर यहां पर नेट रेजिस्टेंस डालना, तो नेट रेजिस्टेंस आपको मालूम है, यानी आर आपको मालूम है, फिर आपको क्या मालूम है, भी मालूम है, तो आर भी मालूम है, भी मालूम है। पूछ क्या रहा है, यहां से पूछ रहा है आपको कि जब कंबाइन करा गया है तो पावर कितना कंज्यूम होगा, तो वेरी इजी, P इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर डाल देना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सेम है, इस बार कह रहा है कि रजिस्टर को ज्वाइन करा गया है पैरेलल में, तो पैरेलल में ज्वाइन करा गया है 10 और 20 को, इस बार 10 20 का, तो 10 इंटू 20 इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 यानी 200/30 नेट रेजिस्टेंस हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस भी इस बार 12 वोल्ट ही है, इस बार पूछ रहा है पावर कितना कंज्यूम होगा बाय द रजिस्टर से, तो यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल टू भी दिया गया है और R दिया गया है, तो क्या होता है भी और R में, तो भी स्क्वायर बाय आर, तो P आपको मिल जाना चाहिए, P आपको मिल जाना चाहिए, भी स्क्वायर बाय आर। आर यहाँ पर क्या दोगे, R ऑफ P, यहाँ पर क्या दोगे, R ऑफ, यानी भी स्क्वायर बाय आर ऑफ एस डालना, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है। तो ऐसी बनाने में बस 26 क्वेश्चन तक ही था। अब चलिए अपन लोग एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं, तो जो भी यहाँ पर छापना है छाप सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, इसमें आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन सा है आपका 12.10, पेज नंबर आपका है 227 यानी 227, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन, अच्छा ये एनर्जी पर है, अच्छा एनर्जी कंज्यूम पर रेट, यानी आपको दे दिया गया वाट, पी आपको दे दिया गया है 840 वाट का है। व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट क्या है 360, यानी 360 वाट का है। व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपका भी दिया गया है, आपका 220 वोल्ट आपका दिया गया है। करंट आपसे पूछ रहा है ईच कंडीशन में, यानी एक दफ़ा आपका P2 और P1, एक दफ़ा ये है, दूसरा दफ़ा आपका पावर इतना दिया, पहला दफ़ा पावर इतना दिया गया, वोल्टेज इतनी दफ़ा, वोल्टेज आपका 220 दिया गया है। आपसे दोनों कंडीशन में करंट आपसे पूछा जा रहा है और रेजिस्टेंस भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो दोनों कंडीशन में क्या डालना, P इक्वल टू क्या होता है, भी स्क्वायर बाय आर डाल देना, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे क्या डालना, P2 इक्वल टू भी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, रेजिस्टेंस डाल देना है। देखना ट्राई करना, सोल्व में है
इसके बाद आपका 12.12 एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 12.12 क्या है? 12.12 है आपका भी दिया गया है, भी आपको दे दिया गया है, आई आपको दे दिया गया है, तो पी आपसे पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू आपका होता है भी इंटू आई, तो आई थिंक पावर आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन है? एक्सरसाइज का आपका 2 क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, तो ये पावर होता है। पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर करंट ले रहा है इतना, वोल्टेज है इतना, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, पावर पूछ रहा। फिर दूसरा में पूछ रहा कि एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, तो ये दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ देना। दूसरा में 2 क्वेश्चन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 छोड़ देना और ग्रुप 1 आप बनाना, बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपको बनाना है। तो देखो बनाओ, जो भी प्रॉब्लम है स्टिल तो अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन है, सोल्व करो। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।